हेलो एवरीवन। आज मार्च 17 को ईसीएस टीम की ओर से करंट अफेयर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज 17 ऑफ मार्च है, तो चलिए शुरू करते हैं आज से करंट अफेयर से। तो देखिए, सबसे फर्स्ट न्यूज जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो एक्चुअली न्यूज नहीं है। कल राजनाथ सिंह का ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया था और इसी को हमने अपने ट्विटर हैंडल जो ईसीएस था, हमारे टीम का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, जिसका लिंक आपको यहाँ भी मिल जाएगा, उस पर इस इसी ट्वीट को मैं ट्वीट कर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वाई पार्लियामेंट इज कॉल्ड एन अगस्ट हाउस। क्यों पार्लियामेंट को अगस्त हाउस बोला जाता है ना। तो अगस्त का एक और मीनिंग होता है, अगस्त का एक मीनिंग होता है क्या, ऑनरेबल। क्या होता है, ऑनरेबल। इसलिए, और पार्लियामेंट हमारा क्या है, ऑनरेबल हाउस है, या इसका मीनिंग रिस्पेक्टेड भी होता है। इस अगस्त का मीनिंग आप 15 अगस्त इंडिपेंडेंस से कंपेयर मत कर लेना कि हमारा देश 15 अगस्त को इंडिपेंडेंट हुआ था, इसलिए इन्होंने पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए अगस्त हाउस वर्ड यूज किया था। तो अगस्त का एक मीनिंग होता है ऑनरेबल या रिस्पेक्टेबल, इसलिए राजनाथ सिंह जी ने पार्लियामेंट के लिए अगस्त हाउस को क्या बोलते हैं, अगस्त हाउस, पार्लियामेंट के जगह पर यूज किया था। तो इनका ये ट्वीट किसके बारे में था, तो इनका ट्वीट जो अभी इंडियन मिसाइल जो पाकिस्तान रीजन में गिरा था उससे रिलेटेड था। तो चलिए हम उस टॉपिक पर नहीं आते हैं, मेरा मेन एम यहाँ पर था अगस्त हाउस के बारे में बताना। तो चलिए इसके बारे में आप लोग जान गए, अगस्त हाउस किसको बोला जाता है, तो पार्लियामेंट को बोला जाता है। क्यों, क्योंकि अगस्त का एक मीनिंग होता है ऑनरेबल और रिस्पेक्टेबल। चलिए आते हैं अगले। देखिए कल, डेट मीन्स लास्ट डे यूएन में, यूनाइटेड नेशन में, लास्ट डे यूनाइटेड नेशन में एक प्रस्ताव पारित हुआ। वो प्रस्ताव पाकिस्तान गवर्नमेंट लाई थी, किसके लिए, तो 15 मार्च को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया मनाया जाएगा। डेट मीन्स इसका मीनिंग क्या होता है, इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया का मीनिंग क्या है, डेट मीन्स इस्लाम के प्रति, इसका मीनिंग क्या है, जो इस्लाम धर्म है उसके प्रति जो डर है लोगों को, इस्लामोफोबिया जो वर्ड आता है ना, उसके खिलाफ, डर के खिलाफ अगर लड़ाई करना है। लड़ाई था अंतरराष्ट्रीय दिवस, डेट मीन्स इस्लामोफोबिया वर्ड को खत्म करना है। अब आप खुद सोचिए, भारत सरकार इस प्रस्ताव को क्या किया है, विरोध किया है। भारत सरकार इस प्रस्ताव से विरोध में रहा है। उनका कहना है कि आपके पास मतलब अगर इस टाइप से कोई भी वर्ड मनाए जाएंगे, मतलब इस्लामोफोबिया धर्म के नाम पर अगर डर फैलाया जाएगा, तो सारे धर्मों में वो गलत होगा, इधर वो हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, सिख हो, ईसाई हो। तो चलिए, मेरा न्यूज यहाँ डालने था ये मतलब नहीं था, न्यूज डालने था मेन रीजन ये था कि ये जो है कहाँ पारित हुआ है, तो यूएन में पारित हुआ है, यूनाइटेड नेशन में। और अभी रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण और ऐसे भी यूएन हॉट टॉपिक है। तो आप लोग यूनाइटेड नेशन के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल, जितना ज्यादा हो सके जानिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसे यूएन का गठन कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इनिशियली इसमें कितने मेंबर थे, तो ये स्टार्ट हुआ था 51 मेंबर से, बट आज के डेट में कितने मेंबर है, 193 मेंबर है। सबसे लास्ट मेंबर जो इससे अटैच हुआ है वो कौन सा है, तो है मेरा साउथ सूडान। साउथ सूडान है जो इससे सबसे लास्ट मेंबर बने हैं, सबसे लास्ट देश इससे जुड़े हैं यूएन से। अब यूएन के पार्ट कितने हैं, तो यूएन में मेन पार्ट 5 है। ये क्या है, इसका जनरल असेंबली है। कौन है, जनरल असेंबली है। तो जनरल असेंबली में कितने मेंबर होते हैं, तो जितने भी मेंबर यूएन के हैं 193 मेंबर, वो सब के सब जनरल असेंबली के पार्ट होते हैं। सेकंड क्या होता है, तो सेकंड जो है इसका सिक्योरिटी काउंसिल है। क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल है। अब सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं, तो सिक्योरिटी काउंसिल में इससे 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट प्लस 10 नॉन परमानेंट, है ना। तो अभी इंडिया भी सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, बट वो किसका है, नॉन परमानेंट मेंबर है। परमानेंट मेंबर कौन कौन है, सबको मालूम होगा, जिसको वीटो का अधिकार है। कौन कौन से परमानेंट मेंबर है, आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए। और भी इसके ब्रांच कौन से हैं, तो और इसके ब्रांच जो है इकोनॉमिक, इकोनॉमिकल एंड
सोशल काउंसिल है। और इससे ब्रांच कौन से है? इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल है। और इससे ब्रांच कौन से है? तो आईसीजे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इससे ब्रांच। और एक क्या है जो इसका सारा कार्यभार देखता है? वो यूएन सेक्रेटरिएट है ना, मतलब सचिवालय। यूएन का भी एक सचिवालय है, सेक्रेटरिएट है। तो इससे 5 ब्रांच है। तो चलिए इससे ज्यादा अगर आपके पास यूएन के बारे में थोड़ा और जानकारी ले लें, जहां से इससे भी सोर्सेस मिले, आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत हॉट टॉपिक है। तो चलिए आते हैं अगले न्यूज पर। अगला न्यूज जो है प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में है। अगला न्यूज प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में है। तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन ये न्यूज में क्यों आया है? क्योंकि लास्ट टाइम रिसेंटली जो जल मंत्रालय है हमारा, उन्होंने बोला है कि ये प्रोजेक्ट डॉल्फिन का जो स्पीड है वो सही नहीं है, सही स्पीड से वर्क नहीं कर रहा है। दैट इज प्रोजेक्ट डॉल्फिन बनाया किस लिए गया था? तो ये प्रोजेक्ट टाइगर के तर्ज पर शुरू किया गया था। और प्रोजेक्ट टाइगर का एम क्या था? टाइगर की आबादी बढ़ाना, है ना। प्रोजेक्ट टाइगर का एम क्या था? टाइगर की आबादी को बढ़ाना, जिसमें बहुत हद तक सफल भी हुआ है। आज टाइगर की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो इसी पैटर्न पर प्रोजेक्ट डॉल्फिन को शुरू किया गया था। इसमें क्या था प्रोजेक्ट डॉल्फिन में? ताकि डॉल्फिन की आबादी भी बढ़ाई जा सके, है ना। और तब तो 2019 में इसको शुरू किया गया था राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक के तहत, है ना। और गंगा डॉल्फिन होता क्या है? तो जो खाद्य श्रृंखला है हमारा, खाद्य श्रृंखला में क्या होता है? खाद्य श्रृंखला जो हमारा होता है कहाँ से? प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर तक, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर तक, है ना। जो श्रृंखला बनती है भोजन का ट्रांसफर होने का, तो इस खाद्य श्रृंखला में सबसे टॉप पर कौन आता है? गंगा डॉल्फिन टॉप पर है। तो अगर इसकी सुरक्षा नहीं की जाएगी तो हमारा खाद्य श्रृंखला क्या होगा? डिस्ट्रॉय होगा। और हमारे जो बायोडाइवर्सिटी है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, उसको लॉस होगा। तो चलिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब स्टार्ट हुआ था इसमें आपको सिर्फ ये जानना है। तब 2019 में तीसरा राष्ट्रीय गंगा परिषद से। इसको हैंडल कौन करता है? इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जल मंत्रालय द्वारा नहीं है, किसके द्वारा है? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। चलिए आते हैं अगले न्यूज पर। अगला न्यूज जो है, जो पीआईबी से, पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो का जो साइट है, मैं उससे उठाया हूँ। तो इसमें क्या है? इसमें जो एक प्रेस रिलीज था, वो प्रेस रिलीज में क्या था कि BIS जो स्टैंडर्ड है, इससे 2 मानक केंद्र बनाए गए। किसके लिए? तो पेयजल के लिए। BIS के बारे में सब लोग जानते होंगे, क्या करता है? बहुत सारे प्रोडक्ट को अपना स्टैंडर्ड देता है कि मतलब इस स्टैंडर्ड से कम में, या इस स्टैंडर्ड को आपको बनाए रखना होगा प्रोडक्ट को सप्लाई करने में, या प्रोडक्ट को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए। तो BIS किसके लिए? तो पेयजल के लिए भी स्टैंडर्ड बनाया है। 2 स्टैंडर्ड बनाया है ना। कौन कौन सा 2 स्टैंडर्ड है? तो एक स्टैंडर्ड जो इसका है वो किसके? एक जो है सरकार जो जल लोगों को देती है उसके लिए। और दूसरा कौन सा है? जो जल आपूर्ति है, डेट मीन्स जो पाइप के द्वारा जो जल सप्लाई किया जाता है, तो उस जल सप्लाई के लिए भी एक स्टैंडर्ड बनाया गया है। तो ये दोनों स्टैंडर्ड है। तो इसका नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें मेन चीज ये ध्यान रखना है आपको कि ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का नाम है जल जीवन मिशन, है ना। इसके तहत ध्यान दीजिएगा, जल जीवन मिशन एक प्रोजेक्ट है। इसके तहत 2024 तक, है ना, प्रत्येक ग्रामीण को, जितने भी लोग हैं इंडिया में, सभी को पाइप द्वारा जल की आपूर्ति करवाई जाए। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये प्रोजेक्ट का शुरुआत सबसे फर्स्ट किसने किया था? बिहार गवर्नमेंट ने किया था। और बिहार गवर्नमेंट से ही ये सभी जगह फैला है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अभी मैं बताया था आपको कि इन न्यूज, ये प्रेस रिलीज किसका है? सेंटर का है। बट एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो जल आपूर्ति है, ये किसका विषय है? जल आपूर्ति जो है ये स्टेट का विषय है। किसमें है? स्टेट लिस्ट में है। किसमें है? स्टेट लिस्ट में है। तो जल आपूर्ति जो है स्टेट लिस्ट में है, तो सेंटर इसमें क्या कर रही है? हेल्प कर रही है। अब स्टेट लिस्ट क्या होता है? कंकरेंट लिस्ट क्या होता है? सेंटर लिस्ट क्या होता है? इसके बारे में आप लोग सब लोग जानते होंगे। तो ये जो लिस्ट है, ये कौन से अनुसूची में चर्चित है? संविधान की। तो ये जो है
7th शेड्यूल में है। कौन से अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में है। अब बताइए कितने टाइप के लिस्ट है? 3 टाइप के लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, सेकंड स्टेट लिस्ट, और थर्ड क्या है हमारे? कंकरेंट लिस्ट है ना। 3 टाइप के लिस्ट है, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट। यूनियन लिस्ट में कितने टॉपिक हैं? तो देखिए इनिशियली 97 थे, बट अब बढ़कर कितने हो गए हैं? 100 हो गए हैं। स्टेट लिस्ट में कितने हैं? तो इनिशियली कितने थे? 66 थे, बट आज के डेट में कितना हो गया है? 61 हो गया है। और कंकरेंट लिस्ट में कितने हैं? 52 टॉपिक है। तो आप ध्यान रखिएगा, लिस्ट से आपको क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि लिस्ट कौन से अनुसूची में है, तो 7th अनुसूची में। बहुत बार पीसीएस एग्जामों में ये भी पूछ दिया जाता है कि यूनियन लिस्ट में कितने टॉपिक हैं, स्टेट लिस्ट में कितने टॉपिक हैं, ध्यान रखिएगा। और ये जल सप्लाई जो है, जलापूर्ति जो है, ये किसका विषय है? स्टेट लिस्ट का है, राज्य का विषय है। तो चलिए डिटेल में पीडीएफ दे दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। आते हैं अगले न्यूज पर। तो अगला न्यूज जो है, यहाँ ध्यान दीजिए, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल से रिलेटेड है ना। इसके लिए टोयोटा अपनी एक व्हीकल लाई है, नाम है उसका मिराई। इसको कौन लॉन्च करने गए थे? तो हमारे जो मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी साहब गए थे। तो देखिए यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है? इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर एक पहली परियोजना थी, है ना। बट जानना आपको ये है ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्या होता है, मतलब क्या इसमें हरा हाइड्रोजन यूज होता है? तो देखिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्या होता है, तो आप सब लोग जानते हो हमारे यहाँ वाटर की कमी नहीं है, H2O की कमी नहीं है। और H2O को अगर हम स्प्लिट करते हैं तो किसमें चेंज होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। और ये हाइड्रोजन जो है, ये क्या होता है? एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स होता है। इससे क्या मिलती है हमें? एनर्जी मिलती है। तो जो ट्रेडिशनल एनर्जी थी जिसमें बहुत ज्यादा कार्बन उत्सर्जन होता था, उसके जगह पर अगर हम H2O को यूज कर रहे हैं तो कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा। दैट मीन्स हाइड्रोजन के यूज होने पर क्या हो जाएगा? जीरो कार्बन, जीरो उत्सर्जन हो जाएगा। दैट मीन्स कार्बन का उत्सर्जन जीरो हो जाएगा, मेरे पास CO2 आएगा ही नहीं। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन जो फ्यूल है वो क्या है? बेस्ट फ्यूल है। किसके लिए? नो उत्सर्जन के लिए, जहां पर उत्सर्जन कुछ भी नहीं हो। अब बोलोगे कि सर ये ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल नाम क्यों डाला गया? तो इसका रीजन ये है कि ये जो हाइड्रोजन, देखिए वाटर को स्प्लिट करना पड़ेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो इस स्प्लिटिंग के प्रोसेस के लिए भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। विदाउट एनर्जी ये स्प्लिट होगा नहीं। तो इसके लिए जो एनर्जी यूज होगा, स्प्लिटिंग के लिए जो एनर्जी यूज होगा, वो किस टाइप का एनर्जी यूज होगा? तो रिन्यूएबल यूज होगा। दैट मीन्स अच्छे ऊर्जा स्रोत यूज होगा। अच्छे ऊर्जा स्रोत या रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है? एनर्जी तो दो टाइप में बांटते हैं, नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल। तो नॉन रिन्यूएबल क्या होता है? वैसा एनर्जी सोर्स जिसको बार बार रिन्यू नहीं किया जा सकता, एक बार यूज कर लिए तो दोबारा वो खत्म हो जाएगा। और रिन्यूएबल क्या होता है? जिसको अगर हम आज यूज कर लिए तो कल भी वो अपने आप बन जाएगा। जैसे सनलाइट है मेरा, सोलर एनर्जी है ना। सनलाइट है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ये सारे के सारे क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी है। तो अगर रिन्यूएबल एनर्जी यूज किया जा रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा? हमें इमिशन क्या हो जाएगा? जीरो इमिशन हो जाएगा। और एक चीज और हो जाएगा, क्या मिलेगा? परमानेंट एनर्जी मिलेगा। दैट मीन्स अस्थाई एनर्जी मिलता रहेगा हमें। हाइड्रोजन, वाटर तो थमने वाला है नहीं। देखिए वाटर साइकिल क्या बन जाएगा? तो वाटर को हम स्प्लिट करेंगे किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ये देना, अगर हाइड्रोजन से यूज करेंगे एनर्जी की तरह, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बन जाएगा? H2O। दैट मीन्स एक साइकिल बनेगा मेरा। तो कभी भी इस एनर्जी का कमी नहीं होगा। इसलिए ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल नया टेक्नोलॉजी है एनर्जी का, इस पर वर्क हो रहा है और आगे इसी पर काम चलने वाला है। तो ये न्यूज आप ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में जान लीजिएगा, थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आते हैं, जिस इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल डाल दिया गया है, देख लीजिएगा आप लोग पीडीएफ में। आते हैं अगले न्यूज पर। अगला न्यूज ये भी मैं पीआईबी से ही उठाया हूँ। डेट मीन्स कल का एक प्रेस रिलीज है, किसके बारे में? भारतीय जन औषधि परियोजना के बारे में, है ना। तो जन औषधि परियोजना क्या था? तो भारतीय जन औषधि परियोजना जो था वो क्या था? जो भी जेनरिक दवाएं हैं, भारत सरकार का स्कीम है, जो जेनरिक दवाएं हैं उसको सस्ती कीमतों पर लोगों को उपलब्ध करवाया जाए। इसके लिए इन्होंने क्या किया है? इसके लिए इन्होंने बहुत सारे केंद्र बनाए हैं। इसके लिए जन औषधि वितरण केंद्र बनाए हैं, है ना, जहां पर ये सारी दवाएं
प्रोवाइड करवाई जाती है, दी जाती है लोगों को सस्ते दामों पर, मतलब जो उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट है, मतलब बनाने का जो कॉस्ट है वो बहुत कम मार्जिन पर दिया जाता है। तो अभी न्यूज में क्यों आया, क्योंकि प्रेस रिलीज अभी ये आया था कि टोटल 8689 जो केंद्र है जन औषधि दवाओं का वो ओपन हो गए हैं, और 2025 तक इनका टारगेट क्या है, टोटल कितना केंद्र हो जाना चाहिए, तो 10,500 केंद्र ओपन हो जाने चाहिए। किसके लिए, तो जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जेनरिक दवाओं के वितरण के लिए। तो चलिए इस एक और न्यूज हम लोग जान जाते हैं। इस बार 1 to 7 मार्च को, 1 से 7 मार्च को क्या मनाया गया है, तो भारतीय जन औषधि परियोजना सप्ताह मनाया गया है। 2022 में 1 से 7 मार्च तक क्या मनाया गया है, भारतीय जन औषधि परियोजना सप्ताह बनाया गया है। कल इससे रिलेटेड प्रेस रिलीज था किस पर, पीआईबी पर, इसलिए हमने इस न्यूज को यहाँ पर डाला है। चलिए आते हैं अगले न्यूज के बारे में। अगला न्यूज क्या है, नेशनल ई विद्याधन ई विधान एप्लीकेशन, डेट मीन्स ये क्या है मेरा, ई विधान। ये कौन सा एप्लीकेशन है, इसका वर्क क्या है, तो ये जो है भारत सरकार का स्कीम है कि जितने भी विधानसभाओं हैं, है ना, या जितने भी हमारा जो संसद के दोनों सदन है, सबको क्या बना देना है, तो कागज रहित बनाना है। डेट मीन्स ऐसा बना देना है कि यहाँ पर अब पेपर का यूज नहीं होगा, सबको क्या बना देना है, सबके सबको डिजिटल बना देना है। और इसी के लिए क्या स्कीम शुरू किया गया है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन बनाया गया है, जिसको हम लोग नेवा के नाम से भी जानते हैं। तो हो सकता है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीएससी में भी पूछे जा सकते हैं, और आपको स्टेट पीसीएस के लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा कि नेवा क्या है, तो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन है। इससे कारण क्या होगा, तो जितने भी विधानसभाएं हैं हमारे देश में, आइदर वो विधानसभा हो या विधान परिषद हो, सबको क्या कर देना है, डिजिटल बना देना है, ताकि वो क्या करे, एक दूसरे के साथ डेटा शेयर कर सकते हैं और पब्लिक भी वो डेटा आसानी से देख सके। तो हमारे लोकतंत्र को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा, लोकतंत्र ज्यादा फले फूलेगा। चलिए इसमें एक न्यूज और जान लीजिए, जो सबसे फर्स्ट विधानसभा था वो कौन सा था, बिहार विधान परिषद था। जो नेवा प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले कौन स्टार्ट किया था, बिहार विधान परिषद। तो जो भी बिहार बीपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेवा का सबसे पहला यूज किसने किया था, तो बिहार विधान परिषद ने किया था। किसमें, तो अपने शीतकालीन सत्र में किया था। तो चलिए आते हैं अगले न्यूज की ओर। एक न्यूज है जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, बट जानिए आप लोग को अभी क्या हुआ है, तो कल से 12 से 14 साल के बच्चों के लिए भी कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत कर दी गई है, और जो 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उनके लिए प्रिकॉशन डोज दिया जा रहा है कोविड का। तो चलिए ये न्यूज कम इंपॉर्टेंट था, बट आपको मैं बता दिया। तो देखिए सारे न्यूज हो गए, इसके अलावा भी जो न्यूज होंगे आज इससे बचे हुए वो कल आपको मिल जाएंगे। आते हैं अब अपने क्वेश्चन सेशन पर। आपके लिए जो पहला न्यूज है वो किससे है, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा। सब लोग जल्दी से इसको कमेंट में डालिए। तो देखिए बिम्स्टेक 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये कोलंबो में आयोजित किया जाने वाला है। तो अब बिम्स्टेक क्या है, तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। चलिए अच्छी बात है। तो बिम्स्टेक इसका हेड ऑफिस कहाँ है, बिम्स्टेक का हेड ऑफिस कहाँ है, तो इसका जो हेड ऑफिस है किसमें है, तो ढाका में है। हेड ऑफिस किसमें है, ढाका में है। इसके कितने मेंबर है, तो इसमें 7 मेंबर है। कितने मेंबर है, 7 मेंबर है। कौन कौन सा है, तो ढाका ऑफिस है, तो बांग्लादेश इसका मेंबर है ना, बांग्लादेश। और कौन से हैं, तो देखिए कोलंबो में होने जा रहा है, तो श्रीलंका भी इसके मेंबर है। और इसके मेंबर कौन सा है, नेपाल है इसका मेंबर। और कौन सा है, तो थाईलैंड है। इसके मेंबर कौन से हैं, तो म्यांमार है। और इसके मेंबर कौन से हैं, तो भूटान भी इसके मेंबर है। और कौन सा है, भारत इसका मेंबर है, इंडिया इसका मेंबर है। तो टोटल मेंबर कितने हो गए, 7। ध्यान रखिएगा बिम्स्टेक के टोटल मेंबर कितने हैं, 7 है। इसका स्थापना कब हुआ था, तो ये 1997 में स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था, तो 6 जून 1997 में स्टार्ट हुआ था। और ये जो शिखर सम्मेलन कोलंबो में होने वाला है, ये कौन सा शिखर सम्मेलन है,
तो ये जो है 5th शिखर सम्मेलन है। तो आते हैं बिम्स्टेक के बारे में थोड़ा सा जान लिए हम लोग। आते हैं अगला, अभी इंडिया में एक विश्व शांति केंद्र स्थापित होने जा रहा है। ये कहाँ स्थापित होने जा रहा है? तो ये जो है गुरुग्राम में होने जा रहा है। कौन स्थापित इसको कर रहे हैं? तो ये जैन ऋषि हैं लोकेश, इनके सहयोग से स्थापित हो रहा है। जैन ऋषि, इनके नाम क्या है उनका? लोकेश थे। इसका एम क्या है? तो इसका एम है शांति शिक्षा का प्रचार करना, मतलब शांति शिक्षा का प्रचार करना, ऐसा शिक्षा लोगों के बीच में देना ताकि विश्व में क्या रहे? शांति स्थापित रहे। तो ये किससे रिलेटेड होगा? तो जैन से रिलेटेड होगा, जैन धर्म से रिलेटेड होंगे। आते हैं लास्ट टाइम एक वीडियो में मैं इस योजना के बारे में आपको बताया था, मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प। ये किसके लिए बनाया गया है? किस सरकार का स्कीम है? तो ये जो है त्रिपुरा सरकार की स्कीम है ना? तो इसके बारे में डिटेल चाहिए तो आप पीछे का वीडियो देख सकते हैं करंट अफेयर्स का। अब देखिए, और सिक्किम का भी ये योजना में लास्ट क्लास बताया था, तो सिक्किम में योजना लागू किया गया है जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में, दैट मीन्स 15 मार्च 16 मार्च वाले वीडियो में। तो सिक्किम में कौन सा योजना के बारे में हमने बताया था? आमा योजना, अम्मा योजना और बहिनी योजना, है ना? तो इसके बारे में भी अगर आपको जानना है तो लास्ट वीडियो देख सकते हैं आप लोग। चलिए आते हैं अगले न्यूज पर। बीडेम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत का रैंक क्या है? इसके बारे में भी लास्ट वीडियो में हमने बताया था। इसमें भारत का रैंक कौन सा है? तो 93 है ना? इस रिपोर्ट के अनुसार पूरे कंट्री को कितने पार्ट में बांटा गया था? 4 पार्टों में बांटा गया था, लिबरल, सेमी लिबरल। अब डिटेल जाना है आपको तो पीछे का वीडियो देख लीजिएगा, आपके लिए फायदेमंद होंगे। नेक्स्ट, कौशल्या मातृत्व योजना किस सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो ये योजना है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया। कौशल्या मातृत्व योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है। एक सिंपल सा न्यूज में डाल दिया हूँ। एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एयर इंडिया के जो नए अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? नटराजन चंद्रशेखरन नाम है। और नटराजन, एयर इंडिया क्या है? अब एयर इंडिया इंडियन गवर्नमेंट का नहीं हो, किसका कंपनी हो गया? तो टाटा की ये कंपनी हो गई है। टाटा इसको खरीद लिया है एयर इंडिया की। तो आते हैं नए न्यूज पर। तो भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी अभी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक जो कंपनी है उसका नाम क्या है? महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड नाम है उसका, ध्यान रखिएगा। अब एक न्यूज हम क्रिकेट से भी ले आए हैं। तो आईसीसी महिला विश्व कप में सबसे अधिक मैच में कप्तानी करने वाला दुनिया की पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो भाई क्रिकेट है, सब लोग इसके बारे में जानते हैं, बट ये महिला विश्व कप के बारे में पूछा जाए तो कौन सा है? तो मिताली राज है। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए दिया हूं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, इससे जो भी आंसर होंगे आप कमेंट में जरूर डालिएगा। जिस दक्षिण पश्चिमी एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक नहीं फैला हुआ है? इसके आंसर आप कमेंट में डालिए, मैं इंतजार करूंगा इसके आंसर का। चलिए, तो आज की क्लास के लिए मैं सिर्फ इतना ही लाया हूं, है ना? अब अगले करंट अफेयर का क्लास कल आएगा सेम टाइम पर, सुबह में ही। तब तक आप लोग को अगर ये क्लास अच्छे लग रहे हैं तो इसको आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, है ना? ताकि आपको डेली इस टाइप के वीडियो मिलते रहें, डेली का करंट अफेयर आपका साथ साथ में होता रहे। चलिए, इसी स्ट्रीम की तरफ से इतना ही। आप लोग इसी स्ट्रीम को फॉलो कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए जहां पर आपको इससे पीडीएफ मिल जाएंगे। चलिए, अच्छी बात है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।